इंटीग्रेशन पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है कि वो इनडेफिनेट था और ये डेफिनेट है। तो पहला फर्क तो यही हो गया कि भाई यहाँ पे सारी चीजें डेफिनेट होंगी, इसका मतलब यहाँ अगर आंसर आपका मैच नहीं करता है तो या तो आप रॉन्ग हो या फिर बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है। इसका मतलब कि फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू या फिक्स एक एक्सप्रेशन आपके पास आएगी और वही आना चाहिए, और यहाँ पे हम वो यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं यूज करते हैं? हम यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे वो भी देख लेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं बेसिकली अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। आपसे कोई पूछे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। बात आती है भाई एरिया क्या हो गया, ये एरिया किसकी बात आप कर रहे हो? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन ही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप किसी कर्व का एरिया निकालने के लिए सीख रहे हो। तो कैसे एरिया निकालने के लिए सीख रहे हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहां से आपको पता चलेगा। ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में हमने किया था कि कुछ फिक्स फिगर्स होती थी, उनका एरिया निकालना हमने सीखा था, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। लेकिन कोई इरेगुलर फिगर हो ऐसा कुछ, बोले इसका एरिया कैसे निकाले? तो न्यूटन और लेबनिज इन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम किया, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में इसने कट कर दिया। सपोज करो मुझे ये एरिया निकालना है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक निकालना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। उसने क्या किया कि भाई इसको छोटे 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 स्ट्रिप में कट कर दिया, बिल्कुल पतला। यहाँ तो फिर भी ये बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे छोटा 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 ऐसे कट कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? एन पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? एन पार्ट में। उसने बोला कि बेसिकली ये जो है ये लेंथ हो जाएगी बी माइनस ए, और इसको एन पार्ट में डिवाइड कर दो। एन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एक स्मॉल सी वैल्यू आएगी, क्योंकि एन जो है वो बहुत लार्ज है, तो एच जो है वो बहुत स्मॉल होगा। हमने लिखा कि एन इज वेरी लार्ज, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो अगर एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है तो एच जो है वो कहाँ टेंड्स कर रहा है? एच इज टेंडिंग टू जीरो। ये बात होगी। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में मैं ये रेड कलर लेता हूँ। ये देखो ये वाला जो है ये नीचे से तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर से ये कर्व है, लेकिन इतना छोटा है कि आप बोलते हो कि यार रेक्टेंगल मान लो, थोड़ा सा ही तो एरिया बच जाएगा, क्या करना है उसका? एरिया कितना बचेगा? थोड़ा सा बचेगा ऊपर। ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक उसके स्ट्रिप को लेते हैं, वो स्ट्रिप कुछ ऐसा है, ये इतना पास है, इतना पास है, ऐसा है कुछ, बिल्कुल इतना पास है, राइट। अब नीचे तो ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, ये फिर भी मैंने बहुत दूर रखा है, ये मैग्नीफाई हो गया है एक तरीके से। और ऊपर ऐसे
आपके पास स्ट्रक्चर है, तो अब मान लो यार इतना थोड़ा सा जा ही रहा है, ये इतना सा एरिया, क्या करना है, इसको रेक्टेंगल मान लो। तो इस रेक्टेंगल का की विड्थ जो है वो क्या है, दैट इज एच। और हाइट क्या होगी, तो देखिए ए है, तो ये वाला टर्म ए प्लस एच होगा, तो ये हो गया ए प्लस एच। और ये फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच। अगले वाला a प्लस टू एच, उसके बाद a प्लस थ्री एच, उसके बाद a प्लस फोर एच, एन पार्ट में डिवाइड किया है, तो b की वैल्यू आप यही निकाल लोगे, b इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन एच। बी से पहले वाला स्टेप ये, क्योंकि लास्ट रेक्टेंगल ये आप कंसीडर कर रहे हो और उसमें हाइट ये वाला ले रहे हो आप। और ये जो है वो हमारा क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको बी नहीं लिखो, फिर कंफ्यूजन रहेगी, बी यहाँ अलग है यहाँ अलग है, ये लास्ट वाला है। उसने बोला कि अब इसका एरिया निकालना है, ये किसने ट्राई किया, न्यूटन और लेबनिज ने। तो उसने बोला कि आप ऐसे लिखो कि एरिया इज इक्वल टू देखते चलो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जो लास्ट नेक्स्ट टर्म थी हमारी हो गई एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब ये एच है क्या, ये एच किसको आप बोल रहे हो, तो आपने बोला एच जो है वो एक बहुत स्मॉल सी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे कि लिखो इसको, फिर तो आपने लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू दिस। ठीक है जी। अब आगे जो है इसको आपने ऐसे लिख लिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये आ गया एच, और ये आ गया एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच and so on and so on and so on f of a plus n minus 1h। और इसी चीज को उन्होंने बोला कि अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या किया, a टू b इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट एज ए सम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिट एज ए सम। अब इसकी जरूरत हमें होती थी कहाँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए, कंपटीशन में इसका कोई रोल नहीं है। और यहाँ से एक बड़ा सा क्वेश्चन आता था 6 नंबर का, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब आपके सिलेबस से कट हो चुका है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको आगे हम करेंगे नहीं, लिमिटेड सम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए जरूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन जो थी वो डेफिनेशन हमने सीख ली। हाँ मोहित बोलो, अनम्यूट कर सकते हो तुम अपने एंड से, अनम्यूट करो, हो जाएगा, बेटा परमिशन है। सर मतलब आपने बोला कि मतलब इसमें थोड़ा सा एरिया बच रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट है। क्या हो सर गया, आपने बोला कि ये जो हाँ जो मैं सुन पा रहा हूँ आपने क्या यही है ये कि एरिया है, एरिया आपने जो है बोला जो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये थोड़ा सा बच रहा है हाँ यहाँ पे, तो हाँ यस सर। तो फिर एरिया मतलब अप्रोक्सीमेट जब ही होता है बेटा, किसी ध्यान मतलब से दो किसी आप अननोन फिगर का सर, फिर मतलब हम जैसे कि हाँ नॉन सर्कल का इंटीग्रल एरिया का ना भी एरिया इंटीग्रेशन। जो है कुछ ना कुछ, मोहित तुम ऐसी है किसी जगह पे आओ जहाँ थोड़ा नेटवर्क तुम्हारा ठीक हो।
अगर फोन पे हो तो कहीं लेके बैठ सकते हो, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, आसपास कहीं। हाँ बोलो अब। मोहित, जो मैं ब्रोकन वॉइस यस सुन सर। पाया हूँ, हाँ बोलो। बताइए। मोहित, जो मैं सुन पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो कट है बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। आपने सर का एक बाल निकालिए और उसका अपर एज बताइए कि वो स्ट्रेट है या कर्व है। तो जो एरिया आप छोड़ रहे हो वो बहुत नेग्लिजिबल एरिया है। और मैथ्स में तो सारी चीजें आप जितनी भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो सब अप्रोचिंग वैल्यू है। जितना भी आपने सर्कल का एरिया निकाला है सब अप्रोचिंग एरिया है, एग्जैक्ट तो है ही नहीं एरिया। लेकिन वो डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही है जैसे आप परचेजिंग करने जा रहे हो और आपका बिल जो है 100 रुपये 0.00007 पैसे आया है, तो 100 रुपये ही लेगा आपसे, वो 0.007 उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो वैसी ही सिचुएशन है, इसलिए वो छोटा सा पार्ट जो इग्नोर कर रहे हैं, एरिया तो आपका अप्रोक्सीमेट ही निकल रहा है, एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल पा रहे हो आप, और एग्जैक्ट एरिया निकला भी नहीं। और थ्योरी वही चल रही है जो मेंसुरेशन में आपने सीखा था। आप देखिए सर्कल का एरिया एल इंटू बी क्यों होता है। ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप सोच लीजिए, वहां तो फ्लैट है, तो कितने टर्म आपने इधर जितने किए उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो एल इंटू बी आएगा। आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके साथ जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, तो टोटल कितने होंगे जितनी उसकी विड्थ होगी। और हर विड्थ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एल टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एल इंटू बी हो गया। तरीका तो वही यूज किया हमने कि भाई वहीं से ले रहे हैं, तो एक छोटा सा हमने कट मारा और निकाला। अब मैं आ गया कि भाई लिमिट एज ए सम जो है वो सिर्फ आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड था। रीमन समेशन से हमारे पास क्वेश्चन होगा कुछ डेफिनेट में, लिमिट में आपको कराया था, बोला था कि इंटीग्रेशन में जाओगे तो और बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे दिया था कि वहां से आप निकाल सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस तरीके से इंटीग्रेशन हम नहीं निकालेंगे, ये सिर्फ एक 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए दिया गया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली है क्या। अभी भी क्वेश्चन वहीं के वहीं रह गया। हाँ सिद्धार्थ बोलो। अभी भी ये सर क्वेश्चन वही। को एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बी टू ए कैसे लिखा है? इसको ऐसा कैसे लिख दिया? ये सर इस बड़ी टर्म को। इसको ऐसा उसने डिफाइन किया कि इसकी और इसकी मीनिंग सेम होती है। जैसे तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, उसके पीछे सिर्फ लॉजिक है कि घर वालों ने चाहा और ये नाम रख दिया, तो उन्होंने बोला कि आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी चीज को तो ये एरिया निकलता है अगर किसी डेफिनेट लिमिट के अंदर करते हो तो। ये आपका समेशन ऑफ सीरीज है। और यहां से आप देखिए तो क्या कर रहे हो, आप एरिया ही निकाल रहे हो। तो इसलिए डेफिनेट का नेम जो है वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। अभी भी क्वेश्चन वही है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या। अगर आपसे अब ये पूछे, ये वाला पार्ट हटा दें हम, और हम पूछे कि एक कर्व को आप ए टू बी इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे कि भाई फ्रॉम ए एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और कर्व के बिटवीन जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आप निकाल रहे हो। ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका आगे रोल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये आया कैसे है, दैट्स ऑल। क्योंकि लिमिट एज सम जो है वो है नहीं और फालतू का काम है कि छोटा सा इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप एक पेज बना रहे हो पूरा। इसको तो छोड़ देते हैं, आगे चले। आगे हम देखें कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क।
ये डेफिनेट क्यों है? वो इंडेफिनिट सी की वजह से था, a to b fx dx हमने लिखा। तुमने वहां सीखा था कि जब भी fx को आप इंटीग्रेट करते हो तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल fx प्लस सी, एक नोटेशन थी। इस a को आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। b को बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट। और इसको रीड करते हैं कि इंटीग्रेशन a to b fx dx। तो ये आ गया। इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट यहाँ लिख दो, अपर लिमिट यहाँ लिख दो। उसके बाद वो कहता है कि भाई पहले अपर लिमिट फंक्शन में आप पुट करें, तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट पुट करो एफ ऑफ ए प्लस सी। तो ये देखिए ये सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, कोई कांस्टेंट आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि इसको आपको क्या लिखने का है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फंक्शन को आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करें, पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो चीज आ जाएगी। इसकी मीनिंग ये है। क्वेश्चन अभी भी वहां की एल्जेब्रिक सम आपने क्यों कहा, तो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि जरा आप मुझे इंटीग्रेट करके दिखाएं 0 to 2 पाई sin x। तो आपको पता है कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x। और ये लिमिट जो है वो आप पुट कर दोगे, ये 0 और ये 2 पाई। पहले आपने 2 पाई पुट किया, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ कॉस 2 पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस 0। माइनस ऑफ कॉस 2 पाई क्या होता है, कॉस 2 पाई इज 1, तो यहाँ पे -1 आ गया। कॉस 0 इज 1, ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक्चुअल सिचुएशन देखिए कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे 0 से 2 पाई, तो क्या आपको कोई एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है, मतलब बिल्कुल दिख रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वही 0 आ रहा है। 2 पाई और ये पाई। हाँ किसी ने कुछ कहा? नो सर। ये 0 से 2 पाई। अब देखिए आपको दिख रहा है ये एरिया, आपको याद भी कराया गया होगा फिजिक्स के लिए कि ये एरिया कितना होता है, 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया भी कितना होगा, 2 स्क्वायर यूनिट। तो भाई 0 से 2 पाई अगर एरिया की बात करें तो 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। आपने तो 0 निकाला, तो इसीलिए इसको अलजेब्रिक सम कहते हैं, क्योंकि ऊपर का एरिया पॉजिटिव एरिया, नीचे का एरिया नेगेटिव एरिया, तो उसने क्या किया, 2 प्लस नीचे के एरिया का -2, इसका सम निकाल के 0 कर दिया। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो सकता है, एरिया कभी 0 नहीं होगा अगर बाउंड हो तो ये सिर्फ अलजेब्रिक सम है। और अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किस पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किस पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। और हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद हमें अपर लिमिट पुट कर देना होता है, लोअर लिमिट पुट कर देना होता है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो गया। एंड दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट एरिया। जब एरिया निकालना होगा तो हमें कर्व स्केच करना होगा, वहां सोचेंगे वो उसके एप्लीकेशन में। तो ये डिफरेंस और अलजेब्रिक सम की मीनिंग आपकी समझ में आ गई होगी। अब छोटे छोटे काम कर लेते हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना क्या क्या है। पहला केस तो यही है, इसी पे पूरी एक एक्सरसाइज आ गई आपकी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी, लिमिट है जिसे हम छोड़ के। उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें लिखा होगा फाइंड इवैल्यूएट दिस। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, आपको सिर्फ वो वैल्यू निकाल देनी है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है जरा वो देखेंगे। हम चले यहाँ पे जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 2 2 3।
एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ लिखा होगा इवेल्युएट। तो आपने क्या करना है, एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर ब्रैकेट के अंदर ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, यहाँ फिर पुट करना है लोअर लिमिट अपर लिमिट 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, ये आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू 9, और ये आ गया हमारे पास 8/3, ये टोटल हो गया 27 माइनस 8 अपॉन 3 दैट इज 19/3। अगर ये एरिया होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे हम एरिया नहीं सिर्फ डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन की इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सिर्फ इतना लिख के आएंगे, ऐसे ही कुछ भी हो जाए। सपोज 1 to 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलो log x, और ये लिमिट हम पुट कर देंगे 1 to 3, तो ये आ गया log 3 माइनस log 1, log 1 आपको पता ही है 0 होता है तो log 3। फिर दिमाग में बात आती है सर इसमें सीखने वाली कोई चीज़ तो है ही नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये एक्सटेंडेड पार्ट हो गया कि भाई आप निकाल लो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो और आपका काम हो गया। बोले नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी जरूरी है। जब आप किसी फंक्शन को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो एक चीज आपको याद रखनी है, पहली बात ए टू बी, इसकी अगर कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है सपोज करो के, तो दो बातें हो गई, देयरफॉर fx is continuous from a to b, और सीधा सा फंडा है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू कोई आएगी, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीधी सी बात होगी कि भाई यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ कहीं ब्रेक हो गया, यहाँ कहीं ब्रेक हो गया और यहाँ से ऐसे आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ ए टू बी एरिया निकालना है, एरिया निकलेगा ही नहीं, ये ओपन एंड है, ए टू बी वो निकलेगा ही नहीं। तो इस केस के लिए क्या होना चाहिए कि एफ एक्स जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इस लिमिट के अंदर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर दिमाग में बात आई आपके कि सर ऐसा हो तो क्या हम निकाल ही नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे एक और ब्रेक कर दोगे, आपने बोला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, ए टू सी चलो कॉन्टिन्यूअस है तो ए टू सी इंटीग्रेट कर ले प्लस सी टू बी इंटीग्रेट कर ले, दोनों को ऐड कर ले, आपका काम हो गया। लेकिन आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि एफ एक्स जो है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। बोलो ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो मैंने ऐसे लिख लिया कि -2 to 4, ये पहले वाला ही क्वेश्चन 1/x dx, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? बोलो नहीं। 1/x है, 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना होगा, फ्रॉम -2 to 0 एंड -2 to 0 एंड 0 to 4। बहुत पहले जो है मुझे याद आ रहा है मोहित ने ही पूछा था कि लॉग के साथ मॉड लगाना जरूरी है क्या, तो देखिए अब डेफिनेट आएगा तो आपको पता चल रहा है। मैं -2 से थोड़ी देर के लिए इसको 0 कर देता हूँ। आपने इंटीग्रेशन किया है इसका और इंटीग्रेशन करके आपने इसकी वैल्यू निकाली क्या, दैट इज लॉग ऑफ एक्स, एक्स नहीं लिख के इसलिए आपको सिखाया गया था बेटा मॉड एक्स लिखो, -2 to 0। अगर ये सिर्फ x होता तो log of -2 डिफाइन नहीं होता। अब आप बोल सकते हो दिस इज log 0 माइनस log 2। अब बोलो log 0 भी डिफाइन नहीं क्योंकि वहां पे वो ब्रेक हो गया है।
वो ब्रेक हो गया तो वो छोटा सा एक होल है, उस होल की वजह से आपको एरिया नहीं निकाल पा रहे क्योंकि जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस है, log 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब, जैसे ये ग्राफ था आपका 1/x यही होगा ना, 1/x ये है। अब -2 से 2 तक आप जा रहे हो, सॉरी -2 से 0 तक, ये बीच में गैप रह गया, वो गैप फिल नहीं हो रहा है, तो इस चक्कर में जो है वो एरिया जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। ये देखो log 0 is approaching to infinity minus log 2 माइनस भी कर देंगे तो it is approaching to infinity। तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो एक पहला पार्ट आपके पास हो गया कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो और इंटीग्रेशन हो गई। अब एक दूसरा लफड़ा, दूसरी बात जो सीखनी है वो क्या है कि कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते थे जैसे f ऑफ gx, साथ में g डैश x होता था, dx होता था, लिमिट a टू b होती थी। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना होता था तो हम क्या करते थे, gx को t पुट कर लेते थे, जैसे यहाँ पे पुटिंग की कोशिश करते हैं, हमने पुट कर लिया कि पुट t इज इक्वल टू gx, फिर dt बाई dx निकालते थे तो dt हमारा आ गया g डैश x dx, आप वहां पे पुट कर देते थे तो ये आ गया f ऑफ t, ये आ जाएगा dt। बोले इस लिमिट का क्या, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कोई बात नहीं ऐसे निकाल लो सर, f ऑफ t प्लस c आएगा, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, f ऑफ gx आ गया, फिर उठा के लिमिट पुट कर देना इसमें a टू b, और ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ b माइनस f ऑफ g ऑफ a। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको ईज देता है, आपको आसानी करता है कि भाई आपको ये सब करने की फालतू की जरूरत है ही नहीं, आपको वापस आने ही नहीं अपनी लाइफ में, जैसे आप पुटिंग करो पुटिंग के साथ ही आप लिमिट भी चेंज कर दो। कैसे लिमिट चेंज करोगे, तो ये किसकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू है x की, x वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू b बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपने बोला कि व्हेन x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t हो जाएगा हमारा g ऑफ a, क्योंकि t g ऑफ x के इक्वल, एंड व्हेन x इज इक्वल टू b, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू g ऑफ b। तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप पुटिंग करें साथ के साथ लिमिट चेंज कर ले, आपको पीछे आने की 1% जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना कुछ, ये आपके पास आ गया f ऑफ b dt। तो ये बात आपको याद रखनी है, और यही दो बातें जो है हमें आज करनी थी। अब इसके साथ क्या क्या है वो हम देखते चलेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिखा आपको कि भाई इवैल्यूएट 0 to pi या पाई बाई 2 sin क्यूब x इंटू cos x dx। तो आपको दिख रहा है कि भाई साइन फंक्शन है, cos x उसका डेरिवेटिव है, तो सीधा हम साइन 4/4 लिख लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। मैं बोलता हूँ पुटिंग से करते हैं, हमने पुटिंग की, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt क्या हो गया हमारे पास, dt इज इक्वल टू cos x dx, dt इज cos x dx। और पुटिंग करने के साथ ही हम चेंज करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू साइन 0, मतलब t इज इक्वल टू 0।
when x is equal to pi by 2, t is equal to sin pi by 2, that means 1. यहाँ पे हमने पुट कर दिया, दिस इज 0 to 1. यहाँ पे आ गया टी क्यू डी टी, और ये सीधा निकल के आया आपके पास T4/4. ये लिमिट पुट करनी है आपको 0 to 1. ये क्या आ गया आपके पास 1/4 minus 0, and finally 1/4 is आंसर. ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखें फिर. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई कीजिए पहले. इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5. इंटीग्रेशन 3 to 5 x square dx, x square dx divided by under root x minus 3 into 5 minus x. X minus 3 into 5 minus x. क्या करेंगे? अमन सिंह, अरुण कुमार, नवनीत, प्रशांत, कैसे करें इस क्वेश्चन के साथ? प्रशांत, शुभम, सिद्धार्थ, दिवाकर, यश, क्या किया जाए? दिखा कोई रास्ता जल्दी? तो आपने बोला एक जरा ऐसे लिख लो इसको, दैट इज 3 to 5. ये ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो आप. तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस 5x प्लस 3x प्लस 8x. एंड माइनस 15. मेरे सर ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 3 to 5, माइनस साइन बाहर ले लो, इसको कर दो माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस 8x माइनस 15 कर लिख लो, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप 8x माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 dx। बोल देखो पहले से पहले वाला ये कैंसिल आउट होगा, ये आपका आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर ही रहने दें आप, 3 to 5। पहला पार्ट आ गया आपके पास अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 dx, और ये बाहर माइनस साइन था इससे ये पॉजिटिव हो गया, इसको आप प्लस लिख लो। ये आ गया आपके पास 8x माइनस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। बोलो ये तो सीधा इंटीग्रेट हो गया, सब स्पेशल इंटीग्रल आता ही है। ये 3 to 5, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, तो ऐसा किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 15, यही होगा। तो 16 प्लस 15 ये माइनस 1 हो जाएगी, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो सीधा हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन आ गई। बोले इस वाले पार्ट में क्या करें, तो ये सिखाया था जब लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में हो विदाउट रूट हो, क्या होता था ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या, तो इसका डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस 2x प्लस 8 एन प्लस बी, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल लेते थे। दूसरा तरीका क्या सिखाया था कि आप नहीं चाहते इतना सारा काम करें, तो इसका डेरिवेटिव सोच लो क्या होता है, माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 8। तो आपके दिमाग में ये चलेगा, चलो एक काम करते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक, तो अंदर माइनस लग गया, ये 2 चाहिए तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4, ये आ गया माइनस 2x, और ये हो गया हमारे पास 15/4, प्लस 8 चाहिए तो प्लस 8 ले लिया, माइनस 8 कर दिया, दिस अपॉन दिस, तो उस लफड़े से आप बच गए, डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 dx। तो ये फंक्शन की पावर माइनस हाफ इंटू एफ डैश एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन आपको पता है, और लिमिट आपकी रहेगी 3 to 5, और यहाँ पे फिर ये सम स्पेशल इंटीग्रल आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन आपने निकाल ली और ये सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए क्या, आप बोलो ये तो हो ही गई इंटीग्रेशन, एक पुटिंग आपको सिखाई थी, याद करो, पुटिंग थी कि कहीं पे ऐसा आ जाए अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, तो x की पुटिंग आपको सिखाई थी कि b cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा पुट करना, उसका यूज देखते हैं, क्योंकि वो पुटिंग आपने अभी तक की नहीं। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है वो साथ ही साथ है a माइनस एक्स और x माइनस बी। चलिए ये वाली पुटिंग करके देखते हैं क्या मजेदार है गेम। तो फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 3 to 5 x स्क्वायर dx divided by under root x minus 3 into 5 minus x। तो हमने क्या पुट कर दिया, देखिए जरा पुटिंग, पुट x is equal to 3 cos square theta
एंड प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे क्वेश्चन में ये वाली पुटिंग बड़ी यूज होगी, तो इसको याद रखने का है। अब यहां से dx निकालते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, 6 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस 10 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जरा लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा -3 cos 3 sin 2 थीटा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा में चेंज हो गया, और यहाँ पे लिख दिया 5 sin 2 थीटा। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 2 sin 2 थीटा डी थीटा। जैसे हमने पुटिंग की, उसके साथ लिमिट चेंज होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो थीटा क्या होगा, तो x की जगह आप 3 पुट कर दोगे, 3 इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 3 को उधर ले जाए या इसको इधर लेके आ जाए, तो ये देखिए 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली थीटा की वैल्यू 0 आ गई। और जब 5 लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 5, उस केस में क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, वो इधर आया, 5 cos स्क्वायर थीटा हो गया, 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास, दैट इज π/2। आपने उठा के पट कर दिया, 0 to π/2। x की जगह क्या आ गया, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। dx की जगह क्या आ गया, 2 sin 2 थीटा डी थीटा। और नीचे क्या आएगा जरा ये देखिए, x की जगह आपने पुट किया, जरा ध्यान से देखते रहना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। तो x माइनस 3 क्या होगा, मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, x माइनस 3 हो गया आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 3 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और जब वहां पुट करेंगे 5 की जगह, तो देखो 5 माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, तो ये आ गया 5 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा। तो 5 ये 5 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो नीचे आपके पास आ गया अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 या 2 sin थीटा cos थीटा। तो इससे हम sin 2 थीटा को कट कर देते हैं। यही आएगा। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, ये 2 बाहर, ये 0 to π/2, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, इसको किसी में भी चेंज कर लो आप, तो ये आ गया हमारे पास 5, ऐसे लिख लो, क्या करना है, 3 cos थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को फिर किस में चेंज कर लेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा में चेंज कर लीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब तो सिंपल है, आगे इंटीग्रेट करोगे और π/2 पुट कर लोगे। ठीक है बच्चों। यस सर।
ठीक, आगे बढ़े हम। और अब आपको क्या क्या चीजें समझने वाली है, पुटिंग में कहाँ मामला फंसेगा और क्या चीज ध्यान में रखनी है। जरा मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम बतानी है कि भाई प्रॉब्लम है क्या। एक इंटीग्रेशन है, इसको मैंने लिखा -1 to 1 dx/1 + x²। ये तो स्टैंडर्ड है, आप बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है। 1 + x², इसको आप लिख दो tan इनवर्स x, लिमिट पुट कर दो आप -1 to 1, जब 1 पुट किया तो π/4 tan इनवर्स 1, और फिर -1 पुट किया तो -π/4, तो -π/4 + π/4, ये हमारे पास ऐड हो गया तो π/2। इसी क्वेश्चन में मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, लिखा कि पुट x = 1/t, dx आ गया हमारे पास -1/t² dt। लिमिट चेंज की, देन x = -1, तो t क्या हो जाएगा, t भी हमारा -1 हो जाएगा। एंड देन x = 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t हमारा क्या आ जाएगा, t भी हमारा 1 आ जाएगा। लिमिट तो चेंज हुई नहीं, और ये इंटीग्रेशन आ गया आपके पास। देखिए जरा, -1 to 1 dx की जगह हम लिखेंगे ये माइनस साइन, यहाँ पे dt, ये नीचे आ गया t², और उसकी जगह हमने लिख लिया 1 + 1/t²। ये आ गया -1 to 1, ये देखिए एलसीएम लेंगे, t² कैंसिल आउट हो जाएगा, कहानी तो सेम आ गई 1 + t²। अब यहाँ इंटीग्रेट किया, वही 1 + x², 1 + t², यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -π/2 इस माइनस की वजह से। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसमें मिस्टेक क्या है, कौन बता सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। दिवाकर, सर ये dt/t² + 1/t² लिखा ना, वहाँ पे t इस इंटरवल के बीच में 0 भी तो होगा, और एक टाइम पे t² इन्फिनिटी भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने क्या है कि जब आप पुटिंग करोगे तो इस चीज का ख्याल रखोगे। आपने बोला सर ये पुटिंग आप नहीं कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि t जो है -1 से 1 तक जब वेरी करेगा, इसके बीच में 0 आता है, 0 पे वो डिफाइन नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसे लिख लो, आप ऐसे समझो, t = 1/x, x आपका -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, एट 0 ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला आपका पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट सही है। ठीक है जी। और देखिए, मैं बोलूं कि मेरे पास आज क्वेश्चन कि 0 to 1, यही मिस्टेक होती है और यही चीजें सीखनी है। बाकी तो दो ही बात हमने सीखी कि भाई लिमिट कैसे पुट करते हैं, और पुटिंग के बाद लिमिट चेंज हो जाता है, बस दो बातें हमने आज की है। 0 to 1 √1 + x², क्या यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं x = sec थीटा, सॉरी x = sec t या sec थीटा, मेरी मर्जी है। मैं बोलता हूँ sec थीटा पुट कर सकते हैं क्या, मतलब वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या sec थीटा पुट कर सकते हैं या नहीं, बताओ। x = 0 से 1 sec के बीच थीटा, में तो सर x थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ सिद्धार्थ क्या बता रहे थे। 9 से कुछ नहीं कुछ। भाई पुट तो tan थीटा करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जो है मैं पुट करूँ क्या, मैं पुट करूँ sec थीटा, क्या मैं पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो यस, नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता तो 1 क्यों पे नहीं तो कर सकता? इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। हम्म, सर ये क्लोज इंटरवल आते हैं या फिर ओपन इंटरवल? ये बेसिकली ओपन ही मानते हैं हम, ओपन ही मानते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे जो है कोई मतलब नहीं होता है, मान के चलते हैं वो क्लोज ही है, होता तो ओपन ही है। जैसे हमने लिमिट है जिस सम में लिया है तो बी को नहीं लिया है, बी से पहले वाला पार्ट वो रेक्टेंगल लिया है। आई बात समझ में? तो आप बोलो कि सर एक्स को सेक थीटा नहीं पुट कर सकते हैं, बोले क्यों? तो भाई सेक थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और आप जब ये पुट करोगे तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक, तो सेक थीटा 0 नहीं होगा, सेक थीटा 1 होगा एक पॉइंट पे, तो 0 से 1 तक डिफाइन नहीं है, तो ये पुटिंग आप नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको इस चीज का ख्याल रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी क्या होगा कि भाई आंसर जो है आपका निकल भी गया और आपने बड़ी सी मिस्टेक कर दी। आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर पुटिंग कर रहे हैं तो उस डोमेन के लिए वो चीज डिफाइन होनी चाहिए। अब आपका काम क्या है, तो एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज करनी है, बहुत आसान सी है, 1% भी टाइम नहीं लगना आपको, फटाफट फटाफट हो जाएगा। एक में 10 क्वेश्चन के आसपास है, एक में 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास है। एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10, ये 2 एक्सरसाइज आपको पर कंप्लीट करनी है। मिसलेनियस वाले भी हो जाएंगे? हाँ, मिसलेनियस वाले भी हो जाएंगे? नहीं मिसलेनियस तो अभी, मिसलेनियस तो दोनों पे है, इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों पे है, तो वो उस टाइम आप कर लोगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं उसमें के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 7.9 और 7.10 आपने आज सिर्फ इतना सीखा है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, अपर लिमिट कैसे पुट करते हैं, लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं। तीसरी बात सीखी है कि भाई पुटिंग करते वक्त आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि फंक्शन जो है उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, और पुटिंग करने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं होती, जैसे आप पुटिंग करें आप लिमिट चेंज करते और जो वैल्यू आएगी वही फाइनल हमारी वैल्यू हो गई, हमें फिर से वापस जो है एक्स की वैल्यू वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये 2 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर आपको करने की क्या जरूरत है, एक भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने की आदत पड़ जाए, बाद में एक तरीके से है। तो 7.9 7.10 ये 2 चीजें आप कर लोगे तो कल मैं आपको फिर अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा फिर कल कि भाई और क्या क्या चीजें जो है जरूरी हैं, और इसका मेजर पोर्शन और मेजर पार्ट जो है वो क्या है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो पूरी इसकी आत्मा है, वहीं से क्वेश्चन आने, वहीं से सब कुछ होना है। तो 7.9 और 7.10 करना ना मुश्किल से, मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज़्यादा आपको लगने वाला है, ये कंप्लीट कर लीजिए, कल मॉर्निंग मिलेंगे और फिर मॉर्निंग में इसको जो है वो आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ जय बोलो हिंद, जय कोई कुछ भारत। कहना चाहते हैं। प्रशांत, प्रशांत, यस सर। हाँ वो मिल गया तुम्हें? हाँ रिसिप्ट मिल गई। ठीक ठीक, हाँ किसी को कुछ कहना है बेटा? नहीं तो 1 घंटा लगाइए और कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप कर रहे हो, ये इससे बढ़िया पार्ट है ही नहीं, एरिया वेरिया सब बेकार होगा, सिर्फ यही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल जो है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, बस शर्त इतनी है कि ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट कर लेना, 7.9 7.10, राइट? ओके।